नमस्कार। चुनावों के बाद ना अक्सर ये सवाल हमारे जहन में गूंजता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कि भाई नेता जीतने के बाद अपनी किए हुए वादे क्यों भूल जाते हैं। मतलब ये एक आम शिकायत है, एक आम एहसास जो लगता है हर चुनाव के बाद और गहरा हो जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हर मतदाता कभी ना कभी गुजरता ही है। ऐसा लगता है जैसे चुनावी वादे हवा में घुल जाते हैं जैसे ही नतीजे आते हैं। तो आज हम इसी जटिल सवाल की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसके कुछ अंश हैं जो इस मुद्दे के अलग अलग कोणों को टटोलता है। हमारा आज का मिशन है इस सामग्री के जरिए ये समझना कि इस आम धारणा के पीछे ठोस कारण क्या हो सकते हैं। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई में जाकर। हाँ, और ये विश्लेषण हमें कई दिशाओं में ले जाएगा। हम देखेंगे कि ये जो चुनावी वादे हैं इनका असली चरित्र क्या होता है। क्या नेताओं के मन में कोई मनोवैज्ञानिक खेल चलता है? अच्छा। व्यवस्था की अपनी क्या मजबूरियां हैं, इसमें हम मतलब मतदाता हमारी क्या भूमिका है, और क्या वाकई जवाबदेही का कोई सिस्टम है भी या नहीं है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले चुनावी वादों के स्वरूप पर ही गौर करते हैं, है ना? जी। ये दस्तावेज कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करता है इन्हें बताने के लिए, जैसे चुनावी जुमले, हाँ, जुमले, आश्वासनों की बरसात, और कभी कभी तो इन्हें सीधे सीधे सत्ता प्राप्ति के हथकंडे भी कहा गया है। ये शब्द ही काफी कुछ इशारा कर रहे हैं मुझे लगता है। बिल्कुल, ये शब्द ही अपने आप में सवाल उठाते हैं कि भाई इन वादों को कभी गंभीरता से लिया भी जाता है या ये महज वोट खींचने की एक कला है। यह विश्लेषण बताता है कि वादे अक्सर बेहद व्यापक होते हैं और महत्वाकांक्षी भी। विकास, कल्याण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे ये वादे न छूते हों। सब कुछ कवर कर ही लेते हैं। हाँ, इसमें एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है 2014 के राष्ट्रीय चुनावों का, जहां लगभग हर प्रमुख दल ने करोड़ों नौकरियों का वादा किया था। हाँ, मुझे याद है। लेकिन उसे कैसे पूरा किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट रोड मैप शायद ही किसी ने दिया हो उस वक्त। तो क्या ये मतलब ये वादे जानबूझकर इतने बड़े और लुभावने बनाए जाते हैं कि उनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाने की गुंजाइश ही न रहे, बस एक माहौल बनाया जाए? ये दस्तावेज कुछ इसी तरफ इशारा करता है। एक तरह की आप कह सकती हैं कि होड़ शुरू हो जाती है, कौन ज्यादा बड़े वादे कर सकता है। हाँ। विश्लेषण में इसे वादा मुद्रास्फीति यानी प्रॉमिस इन्फ्लेशन जैसा कुछ कहा गया है। अच्छा, प्रॉमिस इन्फ्लेशन। हाँ, जैसे जैसे चुनावी मुकाबला बढ़ता है वादों का आकार भी बढ़ता जाता है, इस उम्मीद में कि मतदाता सबसे आकर्षक पैकेज को चुनेगा। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि कई बार पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है कि वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र के नहीं, या इसका उल्टा। अच्छा, ये सिर्फ वोट बटोरने की एक रणनीति होती है। लेकिन क्या हर वादा सिर्फ एक जुमला ही होता है? मतलब कुछ वादे तो ठोस भी लगते हैं, जैसे किसी इलाके में पुल बनाने का वादा या स्कूल खोलने का। ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। सभी वादे एक जैसे नहीं होते। ये विश्लेषण भी मानता है कि कुछ वादे स्थानीय होते हैं, मूर्त होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब इन मूर्त वादों को भी पूरा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति या कह लीजिए प्रशासनिक क्षमता नहीं होती। दस्तावेज में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का जिक्र है जहां पिछले 3 चुनावों से एक ही पुल बनाने का वादा दोहराया जा रहा है। 3 चुनावों से? हाँ, लेकिन हर बार जीतने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ओहो। तो ये दिखाता है कि कभी कभी वादा करना ही अपने आप में एक राजनीतिक गतिविधि बन जाता है, उसे पूरा करना नहीं। ये तो हुई वादों की बाहरी बनावट की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू पर। क्या नेता सच में भूल जाते हैं या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सामग्री में चयनात्मक स्मृति यानी सिलेक्टिव मेमोरी का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और विश्लेषण इसे कई कोणों से देखता है। एक तर्क तो यह है कि भाई सत्ता में आने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और ये स्वाभाविक भी है। जमीनी हकीकत कुछ और होती है, कोई अप्रत्याशित संकट आ जाता है या नई राजनीतिक जरूरतें, ये सब पुरानी प्राथमिकताओं को पीछे धकेल सकती हैं। इसे सिचुएशनल एमनीशिया जैसा कुछ कह सकते हैं। सिचुएशनल एमनीशिया मतलब स्थिति बदल गई तो पुरानी बातें याद नहीं रही, जानबूझकर नहीं बल्कि बस अप्रासंगिक हो गई कुछ हद तक। लेकिन विश्लेषण ये भी कहता है कि इसे पूरी तरह मासूमियत से नहीं देखा जा सकता। इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस या
संज्ञानात्मक असंगति का भी जिक्र है। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, जब कोई नेता अपने वादे और सत्ता की हकीकत के बीच का अंतर देखता है तो वो एक मानसिक तनाव महसूस कर सकता है। अब इस तनाव को कम करने का एक तरीका ये है कि अपने पुराने वादों के महत्व को कम करके आंके या उन्हें अप्रासंगिक मान लें। ये एक तरह की आत्मरक्षा प्रणाली बन जाती है। मतलब मन को समझा लिया कि हाँ, वादा किया था लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो संभव ही नहीं है, तो उस पे सोचना बेकार है। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ भूलना नहीं बल्कि अपने मन को ये समझा लेना है कि भूलना ही सही है। क्या इसमें वो सत्ता का नशा भी कोई भूमिका निभाता है? कई बार कहते हैं ना लोग। विश्लेषण सीधे तौर पर सत्ता का नशा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये संकेत देता है कि सत्ता में आने के बाद नेता अक्सर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। वे सलाहकारों, नौकरशाहों और पार्टी के लोगों से घिर जाते हैं और आम जनता से उनका संपर्क वो शायद कम हो जाता है। हाँ, वो बबल बन जाता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में चुनाव के दौरान किए गए वादे जो आम लोगों की जरूरतों से जुड़े थे वो धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। फोकस तात्कालिक राजनीतिक लाभ हानि और सत्ता बनाए रखने पर ज्यादा हो जाता है। सही कहा। यह सिर्फ व्यक्तिगत मनोविज्ञान की बात नहीं है। जीतने के बाद नेताओं को एक पूरी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है। ये दस्तावेज उन व्यवस्थागत और व्यवहारिक चुनौतियों पर भी काफी रोशनी डालता है। बिल्कुल, और ये चुनौतियां बहुत बहुत वास्तविक हैं। शासन चलाना कोई आसान काम तो है नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ। विश्लेषण में सबसे पहले नौकरशाही की भूमिका पर विस्तार से बात की गई है, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं ना। हाँ, रेड टेपिज्म। वो किसी भी नई पहल की गति को बेहद धीमा कर सकती है। दस्तावेज में महाराष्ट्र की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उदाहरण है। अच्छा। जिसे मंजूरी मिलने और फंड जारी होने में ही 2 साल लग गए, जबकि वादा चुनाव से ठीक पहले किया गया था। 2 साल सिर्फ मंजूरी में? जी हाँ। और संसाधनों की कमी, ये तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। हर सरकार कहती है पैसा नहीं है। हाँ, और ये विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है। चुनावी वादे करते समय अक्सर वित्तीय अनुशासन का ध्यान नहीं रखा जाता। पार्टियां लोक लुभावनों योजनाओं की घोषणा तो कर देती हैं, लेकिन उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई ठोस खाका अक्सर नहीं होता। जीतने के बाद जब खजाने की असलियत सामने आती है तो कई वादे अव्यवहारिक लगने लगते हैं। इसमें बताया गया है कि कई राज्यों में बजट का एक बड़ा हिस्सा तो पुरानी योजनाओं और वेतन पेंशन पर ही खर्च हो जाता है। हाँ, कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। हाँ, तो नए वादों के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। और अगर सरकारी स्थिर न हो, जैसे गठबंधन की सरकार, तब तो और मुश्किल होता होगा। तब तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस दस्तावेज में तो गठबंधन की राजनीति को वादों का कब्रिस्तान तक कहा गया है। अरे बाप रे, वादों का कब्रिस्तान। हाँ, क्योंकि हर सहयोगी दल की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपने वोट बैंक होते हैं, अपने वादे होते हैं। फिर जब साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनता है तो कई मूल वादों में या तो काट-छांट करनी पड़ती है या उन्हें ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। विश्लेषण में 1990 के दशक की कई गठबंधन सरकारों का हवाला दिया गया है, जहां महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के वादे सिर्फ इसलिए अटक गए क्योंकि सहयोगी दल सहमत नहीं थे। हाँ, ये तो देखा है हमने। इसके अलावा बाहरी कारक भी होते हैं, जैसे वैश्विक मंदी आ गई या सूखा पड़ गया या कोई महामारी। ये भी सरकार की प्राथमिकताओं और संसाधनों को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सब सुन के तो लगता है कि नेताओं के लिए भी वादे निभाना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में हम मतदाता कहाँ हैं? हमारी क्या भूमिका है? क्या ये सामग्री इस पर भी कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। यह विश्लेषण मतदाताओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करता। एक अहम सवाल यह उठाया गया है कि मतदाता वोट देते समय वादों को कितना महत्व देते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वे वादों की व्यावहारिकता का आकलन करते हैं या सिर्फ सबसे लुभावने प्रस्ताव पर मोहित हो जाते हैं? दस्तावेज में कुछ सर्वेक्षणों का हवाला है जो दिखाते हैं कि भारतीय मतदाता अक्सर जाति, धर्म, स्थानीय उम्मीदवार की छवि और तात्कालिक लाभ जैसे कारकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। घोषणा पत्र के वादों का नंबर शायद बाद में आता है। अच्छा, यानी अगर मतदाता खुद ही वादों को लेकर बहुत गंभीर नहीं है तो नेताओं पर उन्हें पूरा करने का दबाव भी वो कम हो जाता होगा। ये एक संभावित व्याख्या है जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करता है। यह कहता है कि मतदाता अक्सर आशावादी पूर्वाग्रह
यानी ऑप्टिमिज्म बायस से ग्रस्त होते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस। हाँ, मतलब वो उम्मीद करते हैं कि इस बार नेता जरूर वादे पूरे करेगा, भले ही पिछला अनुभव कुछ और कहता हो। हाँ, हर बार लगता है इस बार पक्का। जी, और चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? क्या आम नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाकर पूछता है कि भाई उस वादे का क्या हुआ? बहुत कम होता है ऐसा। हाँ, विश्लेषण के अनुसार संगठित रूप से ऐसा बहुत कम होता है। मीडिया कभी कभार मुद्दे उठाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर निरंतर फॉलो अप की वो कमी रहती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतदाता भी इस वादे करो भूल जाओ वाले चक्र का अनजाने में हिस्सा बन जाते हैं? विश्लेषण कुछ इसी तरह का संकेत देता है। ये तर्क देता है कि जब तक मतदाता वादों को चुनावी प्रदर्शन का एक मुख्य मापदंड नहीं बनाएंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों से सक्रिय रूप से जवाबदेही की मांग नहीं करेंगे, तब तक नेताओं के लिए वादों को नजरअंदाज करना आसान रहेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कई बार मतदाता भी तात्कालिक लाभ या छोटी मोटी सुविधाओं के बदले बड़े दीर्घकालिक वादों को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर वो जवाबदेही का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। अगर वादे पूरे नहीं होते तो क्या नेताओं को जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रभावी तरीका हमारे राजनीतिक या कानूनी ढांचे में है भी? देखिए, ये दस्तावेज इस पहलू को काफी निराशाजनक रोशनी में दिखाता है। अच्छा। इसके अनुसार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी वादों को लेकर कानूनी जवाबदेही वो लगभग 9 के बराबर है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी नेता या पार्टी को सिर्फ वादा पूरा न करने के लिए सजा दी सके। सच में? मतलब घोषणा पत्र की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है? नहीं, घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं माने जाते। एकमात्र जवाबदेही का तंत्र है अगला चुनाव। हाँ, 5 साल बाद। हाँ, जहाँ मतदाता चाहें तो उस नेता या पार्टी को हरा सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, अगले चुनाव तक तो नए वादे आ जाते हैं और पुराने मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो चक्र पूरा होता है जिसका जिक्र ये विश्लेषण बार बार करता है। वादे करो, फिर भूल जाओ, फिर नए वादे करो। हाँ, ये तो विशेष साइकिल है। हाँ, क्योंकि कोई तात्कालिक या मध्य अवधि की जवाबदेही नहीं है, इसलिए पार्टियां अगले चुनाव में फिर से बड़े बड़े वादे करने में संकोच नहीं करती। विश्लेषण इसे राजनीतिक अल्पकालिकता या पॉलिटिकल मायोपिया कहता है। पॉलिटिकल मायोपिया मतलब दूर की नहीं सोचना। हाँ, पार्टियां केवल अगले चुनाव तक का सोचती हैं, दीर्घकालिक प्रदर्शन या वादों की विश्वसनीयता पर उतना ध्यान नहीं देती। इसमें यह भी उल्लेख है कि सूचना का अधिकार आरटीआई जैसा कानून जानकारी तो दे सकता है, लेकिन सीधे तौर पर वादों को लागू करवाने का दबाव नहीं बना सकता। तो सब कुछ घूम फिरकर मतदाताओं की जागरूकता और सक्रियता पर आ जाता है। काफी हद तक ये विश्लेषण मानता है कि जब तक एक मजबूत नागरिक समाज और जागरूक मतदाता वर्ग लगातार सवाल नहीं पूछेगा और प्रदर्शन को प्राथमिकता नहीं देगा, तब तक ये स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि ये भी स्वीकार करता है कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। वाकई। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि किए गए वादों और सत्ता की जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। जैसा कि इस दस्तावेज में कहा गया है, ये वादे और हकीकत के बीच की खाई एक जटिल पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं। हाँ, ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है कि नेता बुरे होते हैं इसलिए वादे तोड़ते हैं। हमने देखा कि इसमें वादों की अपनी प्रकृति है, उनका व्यापक होना, अस्पष्ट होना, कभी कभी अव्यवहारिक होना। फिर मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, प्राथमिकताएं बदलना, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस, सत्ता का प्रभाव। इसके बाद व्यवस्था की अपनी बाधाएं हैं, नौकरशाही, पैसे की कमी, गठबंधन की मजबूरियां। हाँ। और फिर मतदाताओं का अपना व्यवहार और उनकी अपेक्षाएं हैं, और अंत में जवाबदेही तय करने वाले मजबूत तंत्र की कमी। ये सब मिलकर उस स्थिति को जन्म देते हैं जिसे हम वादे भूल जाना कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस दस्तावेज के जरिए इस आम धारणा की गहराई में उतरने की कोशिश की कि नेता जीतने के बाद वादे क्यों भूल जाते हैं। हमने समझा कि कैसे वादे अक्सर चुनावी जुमलों या आश्वासनों की बरसात का रूप ले लेते हैं और कैसे वो वादा मुद्रास्फीति काम करती है। जी हाँ, और हमने मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी गौर किया, जैसे चयनात्मक स्मृति या संज्ञानात्मक असंगति, और यह भी समझा कि कैसे शासन की जटिलताएं, वो लाल फीताशाही, संसाधनों की कमी, गठबंधन की मजबूरियां नेताओं के हाथ बांध सकती हैं, भले ही उनकी नीयत शायद सही भी हो। साथ ही हमने मतदाताओं की भूमिका पर भी विचार किया। वोट देते समय वादों का महत्व कितना है,
चुनाव के बाद फॉलोअप की कमी कैसे है और कैसे वे अनजाने में इस चक्र का हिस्सा बन सकते हैं। और अंत में हमने औपचारिक जवाबदेही तंत्र की कमी को समझा, जो इस वादे करो फिर भूल जाओ वाले पैटर्न को बनाए रखने में कहता है ये स्थिति बेहद जटिल है, कोई आसान जवाब या समाधान नहीं है। शायद जैसा उसमें लिखा है, यही तो राजनीति है, शायद। हाँ। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके विभिन्न पहलू समय और संदर्भ के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार करने लायक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल हमारी आज की बातचीत और इस विश्लेषण पर आधारित है, लेकिन ये हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। जी, और सवाल ये है, अगर हम ये मान लें कि चुनावी वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, चाहे जानबूझकर या मजबूरन, तो इस वादे खिलाफी के चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सिर्फ मतदाताओं को ज्यादा जागरूक और सक्रिय होना होगा, या फिर राजनीतिक व्यवस्था में ही कुछ ऐसे संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है जो वादों को ज्यादा गंभीरता से लेने पर मजबूर करें, जैसे कि घोषणा पत्रों को किसी तरह की कानूनी मान्यता देना या स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं बनाना? मतलब वादों से परे जाकर नेताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बेहतर और ज्यादा विश्वसनीय तरीके क्या हो सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। यह हमें सिर्फ समस्या की जड़ तक नहीं, बल्कि संभावित समाधानों की दिशा में भी सोचने को प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।